वेलकम टू द चैनल स्टूडेंट्स। तो आज हम इस वीडियो में सीबीएसई के मैथ्स के सैम्पल पेपर का सेक्शन 4 सोल्व करेंगे, जिसमें कि आपको सभी इम्पोर्टेंट 3 मार्क्स की प्रॉब्लम्स मिलने वाली हैं। तो इसी एग्ज़ाम पर बेस्ड, इसी पेपर पर बेस्ड आपका बोर्ड का पेपर होने वाला है। तो ये सभी प्रॉब्लम्स आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स हैं फॉर द 3 मार्क्स। तो ये आपने अच्छे से इन सभी प्रॉब्लम्स के कॉन्सेप्ट को यहाँ पर अंडरस्टैंड करना है। तो सबसे पहली प्रॉब्लम है हमारी रिलेशंस एंड फंक्शंस में से। ठीक है, तो स्टेटमेंट आपकी स्क्रीन पर है, हम सबसे पहले इसको रीड आउट करते हैं। तो चेक वेदर द रिलेशन आर इन द सेट ऑफ जेड, यानी कि इंटीजर्स डिफाइंड एज आर इज इक्वल्स टू ए बी सच दैट ए प्लस बी इज डिविजिबल बाय टू। तो रिलेशन हमें क्या बताया गया है कि ए एंड बी रिलेटेड हैं अगर ए प्लस बी जो है वो डिविजिबल बाय हो जाए टू। हमें क्या यहाँ पर चेक करना है कि दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड द ट्रांजिटिव। अगर ये सब कुछ हुआ तो देन राइट द इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग द एलिमेंट जीरो। बाद में हमें जीरो की इक्विवेलेंस क्लास को भी रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम रिलेशन देखते हैं क्या है। हमारे पास है रिलेशन आर इज इक्वल्स टू ए बी सच दैट ए प्लस बी इज डिविजिबल बाय टू। नाउ रिफ्लेक्सिव में क्या होता है कि जब एलिमेंट अपने आप के साथ ही रिलेटेड होता है। तो ठीक है, सो लेट ए बिलोंग्स टू द जेड, यानी कि इंटीजर्स में से कोई एलिमेंट है। नाउ जो भी आपको यहाँ पर रूल बताया होगा आपने उसी के अकॉर्डिंग ही सभी एलिमेंट्स के लिए ये चेकिंग है करनी कि क्या वो रिलेटेड हैं या फिर नहीं है। हमें ये बताया गया है कि a प्लस बी इज डिविजिबल बाय टू। हमें अब ये देखना है रिफ्लेक्सिव में भी क्या a रिलेटेड विद a है या फिर नहीं है। तो हम b की जगह पर a पुट कर देंगे। तो हमने अब यहाँ पर क्या किया, a प्लस ए, वो क्या आ जाएगा 2a। तो अब 2a में 2 आ चुका है, सो दिस इज डिविजिबल बाय 2। ठीक है, सो इसका मतलब क्या है कि a प्लस ए इज डिविजिबल बाय 2। तो ये जो रूल बताया गया था वो इसमें अप्लाई हो चुका है। सो इसका मतलब क्या है कि a इज रिलेटेड टू a, यानी कि a बिलोंग्स टू द रिलेशन r। ठीक है, सो ये सभी इंटीजर्स के लिए ही हो जाएगा। सो फॉर ऑल a बिलोंग्स टू द सेट ऑफ इंटीजर्स। सो यहाँ से प्रूफ हो जाता है कि सभी एलिमेंट्स अपने आप के साथ रिलेटेड हैं। सो देयर फॉर दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, सो नाउ आगे चलते हैं सिमेट्रिक के लिए। तो सिमेट्रिक में होता है कि अगर ए एंड बी रिलेशन में है, यानी कि ए इज रिलेटेड टू बी, देन उसका रिवर्स भी हो, यानी कि बी ए भी रिलेशन में होना चाहिए। ठीक है, तो ए बी रिलेशन में है ये हम अज्यूम करते हैं। इसका मतलब क्या है, हमें क्या बताया था कि a प्लस बी इज डिविजिबल बाय टू। ठीक है, तो नाउ अगर a प्लस बी डिविजिबल बाय टू है तो b प्लस ए भी होगा, बिकॉज एडिशन इज कम्यूटेटिव, क्योंकि a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए होता है। ठीक है, तो हम आगे पीछे इनको लिख सकते हैं क्योंकि ऑपरेशन हमारा एडिशन है। सो देयर फॉर बी ए इज आल्सो बिलोंग्स टू द रिलेशन, सो मतलब कि बी इज रिलेटेड टू आर। सो इसका मतलब अगर ए बी रिलेटेड हैं तो बी ए भी रिलेटेड होंगे, देयर फॉर रिलेशन इज सिमेट्रिक। ठीक है, तो सिमेट्रिक भी हमारा प्रूफ हो चुका है। नाउ अब हमें यहाँ पर देखना है अबाउट द ट्रांजिटिव। ठीक है, तो अब देखते हैं अबाउट द ट्रांजिटिव। ठीक है, तो इसके लिए क्या होगा कि लेट ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन एंड बी सी बिलोंग्स टू रिलेशन। मतलब a इज रिलेटेड टू b इज रिलेटेड टू c। हमें अब यहाँ पर ये प्रूफ करना है कि a इज रिलेटेड टू c। ठीक है, तो नाउ ए बी बिलोंग्स टू द रिलेशन। ठीक है, ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन मीन्स दैट a प्लस बी इज डिविजिबल बाय टू। मतलब कि a प्लस बी कुछ इस फॉर्म का होगा, 2 इंटू सम कॉन्स्टेंट k1 जो कि एक इंटीजर होगा। ऐसे ही बी एंड सी बिलोंग्स टू द रिलेशन, सो बी प्लस सी इज डिविजिबल बाय टू, सो बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 2k2। अब हम इन दोनों को यहाँ पर कर देंगे ऐड, क्योंकि हमें ए एंड सी के लिए प्रूफ करना है। हमें क्या चाहिए, ए प्लस सी। ठीक है,
तो हमने इन दोनों को अब यहाँ पर कर दिया है, ठीक है, ऐड कर दिया है। तो ये हमें मिल चुका है a प्लस बी प्लस बी प्लस सी, यहाँ पर आ गया 2k1 प्लस 2k2, ठीक है। सो नाउ ध्यान से आप लोगों को अब यहाँ पर देखना है कि b प्लस बी हो गया 2b, तो 2b हमने दूसरी साइड पर यूज कर लिया। तो इन सभी के पास ही 2 है, तो इन सभी में से 2 आ जाएगा कॉमन। सो a प्लस बी का 2 क्या बन चुका है, एक फैक्टर। सो इसका मतलब a प्लस सी इज डिविजिबल बाय 2। तो प्रूफ हो गया है कि ए सी बिलोंग्स टू द रिलेशन आर। तो ए एंड सी भी रिलेटेड हो चुके हैं। सो इसका मतलब दिस रिलेशन इज द ट्रांजिटिव। सो इसका मतलब सब कुछ हो चुका है, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है एंड ट्रांजिटिव भी है। सो देयरफॉर दिस रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन। सो देयरफॉर इक्विवेलेंस क्लासेस ऑफ द एलिमेंट जीरो। अगर रिलेशन इक्विवेलेंस है तो ही हम सोल्व कर सकते हैं इक्विवेलेंस क्लास, अगर ना होता तो हम इसको बिल्कुल नहीं सोल्व कर पाते। तो जीरो की इक्विवेलेंस क्लास क्या होगी, वो सभी एलिमेंट, ठीक है, जो कि जीरो के साथ रिलेटेड हो, ठीक है। तो रिलेशन क्या है कि x मतलब x एक एलिमेंट है, वो जीरो के साथ रिलेटेड होगा अगर x प्लस जीरो इज डिविजिबल बाय 2 हो। अब x प्लस जीरो क्या आ जाएगा, x प्लस जीरो इज इक्वल्स टू x। सो मतलब x वो एलिमेंट है जो 2 के साथ डिवाइड होता है, मतलब सभी यहाँ पर इवन आ जाएंगे नंबर। तो इंटीजर्स हैं, तो इंटीजर्स में पॉजिटिव वाले एंड नेगेटिव वाले दोनों ही आएंगे। सो इसलिए 0 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 6 ये सभी एलिमेंट्स जीरो की इक्विवेलेंस क्लास में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये बात आप लोगों ने यहाँ पर ध्यान में रखनी है। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, ठीक है, ओके। तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। दिस इज फ्रॉम द चैप्टर डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है। तो यहाँ पर है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के ऊपर प्रॉब्लम। इफ y इज इक्वल्स टू e रेज टू पावर x इंटू साइन स्क्वायर x प्लस साइन x रेज टू पावर x, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ dy बाई dx। तो ऐसी प्रॉब्लम्स में मैंने आपको डिफरेंशिएबिलिटी की जो रिवीजन वीडियो में और उसकी बाकी सभी क्लासेस में भी ये बात बताई थी कि हम इसको अज्यूम कर लेंगे u और इसको हम अज्यूम कर लेंगे v, दोनों को अलग अलग यहाँ पर सोल्व करेंगे। एक बार अब हम सोल्व करेंगे du बाई डी एक्स, एक बार हम यहाँ पर सोल्व करेंगे dv बाई डी एक्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर u है हमारा e रेज टू पावर x इंटू साइन स्क्वायर एक्स। अब देखिए ध्यान से, आपको इन सभी स्टेप्स को अंडरस्टैंड करना है। डेरिवेटिव ऑफ ई रेज टू पावर एक्स क्या होता है, ई रेज टू पावर एक्स का डेरिवेटिव सबसे पहले सेम आ जाता है ई रेज टू पावर एक्स, ठीक है। अब साथ में चेन रूल के अकॉर्डिंग ये जो पावर थी इसका डेरिवेटिव अब यहाँ पर साथ में दोबारा होगा। तो इसका डेरिवेटिव यहाँ पर हो रहा है। इसमें क्या है, इसमें अब दो टर्म्स हैं, एक तो है x और एक है यहाँ पर साइन स्क्वायर x। तो इस पर हमने u इंटू वी यानी कि प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया है, ठीक है। तो एक x हो गई, एक हो गया हमारा साइन स्क्वायर x। तो प्रोडक्ट रूल में क्या होता है, x बाहर साइन स्क्वायर x का डेरिवेटिव, फिर साइन स्क्वायर x बाहर x का डेरिवेटिव, ठीक है, ओके। ये चेन रूल अप्लाई हुआ है। पहले ई रेज टू पावर जो भी हो वो सेम आ जाएगा ई रेज टू पावर, फिर उसकी पावर का हमने यहाँ पर डेरिवेटिव किया है, ठीक है, ओके। सो नाउ साइन स्क्वायर एक्स का क्या आएगा डेरिवेटिव, सबसे पहले इस पर अप्लाई करेंगे पावर फार्मूला, क्योंकि साइन के ऊपर पावर है 2, तो 2 आ गई आगे पावर, ठीक है। और साइन एक्स की पावर क्या आ गई 1, क्योंकि पावर फार्मूला क्या होता है n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। फिर हमें साइन एक्स का दोबारा करना है, ठीक है। इसका रीजन क्या है, क्योंकि पावर फार्मूला होता है x रेज टू पावर n के लिए, बट हमारे पास है साइन एक्स की पावर 2। तो पहले हमने अप्लाई किया पावर फार्मूला, फिर अकॉर्डिंग टू द चेन रूल जो भी अंदर था, यानी कि जो यहाँ पर साइन एक्स था उसका डेरिवेटिव किया, तो वो साथ में आ गया कोस एक्स, ठीक है। अब यहाँ पर x का है तो x का आ जाएगा ओनली 1, तो ये हमारे पास टर्म आ गई। सो नाउ साइन एक्स 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स इज इक्वल्स टू साइन 2x। तो ये हमारे पास आंसर आ चुका है, ठीक है, डी यू बाई डी एक्स का। तो इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 मान लिया है, इसको बाद में यूज करेंगे। फिर हमारे पास थी v, अब दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब करते हैं v की डिफरेंशिएशन। सो दिस इज द v साइन एक्स रेज टू पावर x। जब वेरिएबल की पावर वेरिएबल हो देन वी टेक द
log ऑन बोथ साइड्स, तो log इस तरफ भी और log इस तरफ भी। अब log में फॉर्मूला होता है कि log के अंदर जो टर्म है उसकी रेज टू पावर जो भी होगी वो इसके आगे आ जाएगी। सो x आगे आ गया और ये बन गया log ऑफ साइन x। ठीक है, अब इसकी होगी डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। log x का डेरिवेटिव होता है 1/x, तो यहाँ पर आ गया 1/v जो भी उसके अंदर है, और v है, v का दोबारा करेंगे अकॉर्डिंग टू चेन रूल dv/dx। ठीक है, 1/v dv/dx ये इसका डेरिवेटिव है। अब दूसरी साइड पर इसका होगा। ठीक है, अब दूसरी साइड पर अब हम यहाँ पर करेंगे डेरिवेटिव ऑफ x इंटू लॉग ऑफ साइन x। अब इसमें दो टर्म्स हैं, एक तो है यहाँ पर x। सो नाउ यहाँ पर अब हमारे पास इस फंक्शन के दो पार्ट हो चुके हैं, एक है यहाँ पर x और दूसरा है log ऑफ साइन x। तो इसकी डिफरेंशिएशन पर भी हम प्रोडक्ट रूल ही अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले x को रखेंगे बाहर, डेरिवेटिव ऑफ द log साइन x, तो उसका है डेरिवेटिव ये, सबसे पहले क्या हुआ 1/sin x, log के अंदर जो भी होता है वो आ जाएगा 1/sin x। अब sin x का दोबारा फिर से करेंगे cos x। ठीक है, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है log x के लिए, तो x की जगह पर हमारे पास एक्स्ट्रा क्या आया है, sin x आया है। जो एक्स्ट्रा आता है उसका डेरिवेटिव साथ में होता है, तो sin का cos हो गया। अब दूसरी बार इसको रखेंगे एज इट इज, तो x का डेरिवेटिव साथ में आ गया 1। ठीक है, तो cos ओवर साइन यहाँ पर बन चुका है cot x, और बाहर था x, तो ये बन गया x इंटू कोट एक्स, और यहाँ पर बच गया log ऑफ साइन x। तो ये जो v था v आ जाएगा इस तरफ, तो ये v की वैल्यू हमने ये यूज कर ली sin x रेज टू पावर x। ठीक है, अब dv/dx का आंसर और जो हमने ऊपर यहाँ पर सोल्व किया हुआ है du/dx का आंसर, इन दोनों आंसर्स को हमें अब यहाँ पर ऐड अप कर देना है, क्योंकि y था हमारा u प्लस v। ठीक है, सो नाउ y था हमारे पास u प्लस v, तो उसका आंसर अब हमें आगे सोल्व करना है। तो dy/dx इज du/dx प्लस dv/dx, तो इन दोनों के आंसर्स को अगर हम अब यहाँ पर ऐड कर देंगे तो यहीं तक आपका सम जो है वो यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। आगे कुछ भी सिंप्लीफिकेशन की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, जस्ट इनको ऐड कर कर आपने लिख देना है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, ऑलमोस्ट हर साल इस पर बेस्ड प्रॉब्लम आपको पेपर में आती है। ठीक है, वेरिएबल रेज टू पावर वेरिएबल वाली लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन पर। ठीक है, तो ये आप लोगों ने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। ओके, तो आगे चलते हैं। 31st प्रॉब्लम है आपके सैम्पल पेपर की, दैट इज अपॉन द डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन पर है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रूव that the greatest integer function defined by fx is equals to this one, greatest integer function of x, और x की हमें यहाँ पर रेंज दी गई है 0 से लेकर 2 तक, इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1। हमें ये प्रूफ करना है। तो सबसे पहले ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है ये क्या होता है, इसमें खासियत क्या होती है, वो आप लोगों ने अच्छे से अब अंडरस्टैंड करनी है। अब ये ऐसा फंक्शन है, मान लीजिए इसमें हम रखते हैं वैल्यू 0.9, तो ये इससे छोटा जो इंटीजर होगा, इससे छोटा नियरेस्ट इंटीजर यानी कि ग्रेटेस्ट इससे छोटा इंटीजर होगा, वो इसका आंसर आ जाएगा। मतलब इसका आंसर क्या आएगा, 0। ठीक है, अगर हम इसमें अंदर वैल्यू रखते हैं, मान लीजिए 1 पॉइंट समथिंग, मान लीजिए 1.4 रखते हैं, तो इसका आंसर इससे छोटा इंटीजर यानी कि 1 आ जाएगा। तो ये इसमें प्रॉपर्टी होती है, मतलब ये ऑलवेज जो भी इसके अंदर वैल्यू है उससे जो छोटा या फिर उसके बराबर जो इंटीजर है वो हमें वैल्यू दे देता है। ठीक है, सो नाउ डिफरेंशिएबिलिटी अगर आपको चेक करनी है एट द पॉइंट x इज इक्वल टू 1, तो फॉर्मूला है हमारे पास, हम यहाँ पर सोल्व करेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड फिर हम सोल्व करेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव। ठीक है, तो इन दोनों के फॉर्मूलाज अच्छे से याद करने। क्या फॉर्मूलाज हैं, लेफ्ट हैंड का फॉर्मूला क्या बनेगा, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, तो f ऑफ जिस पर भी सोल्व करनी है, यहाँ पर है 1, f ऑफ 1 माइनस h माइनस f ऑफ 1 डिवाइडेड बाय माइनस h। ठीक है, जब हम राइट हैंड करेंगे तो यहाँ पर भी प्लस और यहाँ पर भी प्लस, और बीच में तो माइनस ही रहने वाला है। ठीक है, अगर दोनों ही डेरिवेटिव्स के आंसर हमारे सेम आ जाते हैं तो इसका मतलब कि ये डिफरेंशिएबल है।
अगर ये दोनों आंसर अलग अलग आते हैं तो ये डिफरेंशिएबल बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो हमने ये फॉर्मूला अप्लाई किया। अब हमारा एफ ऑफ एक्स क्या है, तो हमारा एफ ऑफ एक्स क्या है ये ऊपर हमें यहाँ पर बताया गया है। सो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स। तो हमने सोल्व करना है एफ ऑफ वन माइनस एच, तो यहाँ पर एक्स की जगह पर क्या आ जाएगा, वन माइनस एच। ठीक है, और एफ ऑफ वन, तो यहाँ पर एक्स की जगह पर क्या आ जाएगा, वन। ओके, तो वन माइनस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, अब देखिए एच क्या होता है, एच है अप्रोचेस टू जीरो, कोई बहुत ही छोटी वैल्यू है। तो वन माइनस एच होगा मतलब वो अप्रोक्सीमेटली कुछ ऐसी वैल्यू है 0.999 समथिंग अप्रोक्सीमेटली। इसका आंसर क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा, क्योंकि ये वन से छोटा है तो उससे छोटा इंटीजर हमें जीरो मिल गया, तो इसकी जगह पर हमने जीरो पुट कर दिया। इसको आप ऐसे एज्यूम कर कर सोल्व कर सकते हैं, ये जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए है। तो इसका आंसर आ गया जीरो। तो वन तो खुद ही इंटीजर है तो उसका आंसर तो वन ही आ जाएगा। सो जीरो माइनस वन, सो दिस बिकम्स द माइनस वन ओवर माइनस एच, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो ये बचा वन ओवर एच। एच अप्रोचेस टू जीरो, सो दिस बिकम्स द इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये तो इनफाइनाइट हो गई लिमिट, तो इसका जो है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव वो तो इन्फिनिटी बन गया। अब हम इसका सोल्व करते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव, उसका देखते हैं क्या बनता है। ठीक है, सो दिस इज द राइट हैंड डेरिवेटिव। ठीक है, अब इसमें फॉर्मूला क्या आएगा, सो एफ ऑफ वन प्लस एच माइनस एफ ऑफ वन डिवाइडेड बाय द प्लस एच, यानी कि चेंज इन द वैल्यू ऑफ फंक्शन डिवाइडेड बाय चेंज इन द वेरिएबल एक्स। ठीक है, एच अप्रोचेस टू जीरो, तो यहाँ पर यूज की वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में वन प्लस एच एंड वन। अब यहाँ पर है वन प्लस एच, यानी कि वन से ऊपर है, यानी कि कुछ ऐसी वैल्यू होगी 1.000 समथिंग। ठीक है, अब इससे छोटा अगर हम ग्रेटेस्ट इंटीजर सोल्व करेंगे तो इससे छोटा इंटीजर तो होगा वन, मतलब वन पॉइंट समथिंग से छोटा इंटीजर वन ही रहेगा, तो इसलिए इसका आंसर आ गया वन। इसका भी आंसर है वन, सो वन माइनस वन जीरो बन गया। तो इसका आंसर है जीरो, उसका आंसर था इन्फिनिटी, सो बोथ आर नॉट इक्वल, सो देयरफॉर एफ इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू वन। ऐसे आपको किसी भी इंटीजर पॉइंट पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन सोल्व करने को दिया जा सकता है। याद रखना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है जो वो किसी भी इंटेग्रल पॉइंट पर ना तो डिफरेंशिएबल होगा ना ही वो होगा कंटिन्यूस, तो वो डिसकंटिन्यूस फंक्शन है at all the integral points and also not differentiable at all the integral points। ठीक है, ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। ओके, तो आगे चलते हैं। इसी में एक ऑप्शन में थी प्रॉब्लम और में, तो उसमें था कि हमें यहाँ पर पैरामेट्रिक इक्वेशंस दी गई हैं, हमें निकालना है डबल डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। एक्स इज इक्वल्स टू है ए सिकेंड थीटा और वाई इज इक्वल्स टू है बी ये है टेन थीटा। हमें सोल्व करना है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर एट द वैल्यू थीटा इज इक्वल्स टू द पाई बाई सिक्स। ठीक है, तो इसका क्या रूल होता है, हमें निकालना है डी वाई बाई डी एक्स सबसे पहले। अब एक्स डिपेंड करता है थीटा पर, वाई भी डिपेंड करता है थीटा पर, तो सबसे पहले डी एक्स बाई डी थीटा निकालेंगे। ए आ गया एज इट इज, सीकेंड का डेरिवेटिव सीकेंड एक्स इंटू टेन एक्स, तो हम यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू कर रहे हैं थीटा, तो ये बन गया सीकेंड थीटा इंटू ये है टेन थीटा। ऐसे ही अब इसका करते हैं, बी आ गया एज इट इज, ठीक है, डी वाई बाई डी थीटा, और इसका क्या आएगा टेन का सीकेंड स्क्वायर थीटा, दोनों आ चुके हैं। अब हमें सोल्व करना है डी वाई बाई डी एक्स, तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, डी वाई बाई डी थीटा ओवर डी एक्स बाई डी थीटा, डी वाई बाई डी थीटा का आंसर, ठीक है, और डी एक्स बाई डी थीटा का आंसर, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, बी ओवर ए आ गया। नाउ एक सीकेंड की पावर इसके साथ हो गई 16, तो यहाँ पर बचा सीकेंड थीटा, सीकेंड थीटा क्या बन जाएगा वन ओवर कोस थीटा, और इसकी वैल्यू लगाएं टेन थीटा की, साइन अपॉन कोस, तो कोस ऊपर चला जाएगा। अब कोस के साथ हो गया कोस कैंसल, तो ये बच गया बी अपॉन ए इंटू कोसिकेंड थीटा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ चुका है डी वाई बाई डी एक्स का। अब हमें आगे इससे सोल्विंग करनी है, ये हमारा आंसर आ चुका है डी वाई बाई डी एक्स का, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, यानी कि डबल डेरिवेटिव, मतलब इसका फिर से होगा डेरिवेटिव, इसका जब दोबारा करेंगे तो क्या आएगा। अब आपको ध्यान रखना है सबसे इंपॉर्टेंट बात, अब हमने डेरिवेटिव किया है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, इससे पहले हमने विद रिस्पेक्ट टू किया था थीटा,
दोनों का रेशियो निकालकर हमारा आंसर भी थीटा में आ चुका था। सो नाउ बी अपॉन ए तो एज इट इज आ गया क्योंकि ये है कांस्टेंट। कोसेकेंड का क्या होता है, माइनस कोसेकेंड एक्स इंटू कोट एक्स, तो वो बन गया माइनस कोसेकेंड थीटा इंटू कोट थीटा। अब ये है विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो इसका दोबारा से होगा डी थीटा बाई डी एक्स, सॉरी ये है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ पर आएगा डी थीटा बाई डी एक्स। जैसे वाई का होता है डी वाई बाई डी एक्स, वैसे ही डी थीटा बाई डी एक्स। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम के ये डी थीटा बाई डी एक्स की क्या वैल्यू आएगी। हमने ऊपर डी एक्स बाई डी थीटा की ये वैल्यू सोल्व की हुई है, ठीक है, ये वैल्यू है डी एक्स बाई डी थीटा की, ये वाली, ठीक है। तो हमें अब यहाँ पर चाहिए डी थीटा बाई डी एक्स की, तो हम इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, तो इसका रेसिप्रोकल आ गया 1/a थीटा इंटू टेन थीटा। अब जस्ट इसकी हमें सिंप्लीफिकेशन करनी है, सभी को साइन एंड कोज में कर देते हैं चेंज, तो ये हमारा अब यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है। सो दिस बिकम्स 1/sin थीटा, कोड का बन गया कोज ओवर साइन, सीकेंड का ऊपर चला गया कोज, और इसका बन गया साइन ऊपर चला गया कोस, तो ऊपर भी बन जाएगा कोज का क्यूब, नीचे बन जाएगा साइन का क्यूब। तो ये आप लोग सोल्व कर सकते हैं, तो ये आपकी वैल्यू बन जाती है कोड क्यूब थीटा माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर। हमें वैल्यू दी गई थी थीटा की π/6, तो वो हम यहाँ पर यूज़ कर लेंगे। कोड π/6 की वैल्यू है √3, तो इसको सोल्व करेंगे तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आपको इस प्रॉब्लम को सिंपली सोल्व करना है, ओके। तो ये थी आपकी प्रॉब्लम नंबर 31 के दोनों पार्ट्स, ठीक है। तो आगे आएंगी आपकी प्रॉब्लम नंबर 32, ठीक है। तो ये है एप्लीकेशंस ऑफ द डेरिवेटिव के चैप्टर में से। फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन एफ इज गिवन बाय दिस वन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो x की वैल्यू दी गई है इन द 0 to π/2, तो फंक्शन है tan x माइनस 4x, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, इसके रूल्स की अंडरस्टैंडिंग करें। जब भी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के इंटरवल फाइंड करने हैं, सबसे पहला स्टेप डेरिवेटिव निकालें। tan का डेरिवेटिव सेकेंड स्क्वायर एक्स, 4x का आ गया 4, ठीक है। सेकेंड स्टेप डेरिवेटिव को करें इक्वल्स टू 0, तो उसमें से x की वैल्यूज को सोल्व आउट करते हैं। तो सेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0, 4 चला गया दूसरी साइड, सेकेंड स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 4, रेसिप्रोकल कर दें, सेकेंड का बन गया कोस, 4 का बन गया 1/4। तो स्क्वायर रूट करेंगे, ओनली पॉजिटिव साइन चूज किया है बिकॉज हमें x दी गई है 0 to π/2, उसमें हमारा कोस क्या होता है, पॉजिटिव रहता है, इसलिए, ठीक है। तो कोस x है 1/2, तो क्या एंगल होगा, कोस x है 1/2, 0 to π/2 के बीच क्या एंगल होगा, x इज इक्वल्स टू π/3, यानी कि 60 डिग्री पर होता है कोस की वैल्यू 1/2। तो हमारे इंटरवल का यहाँ पर दो पार्ट बन गए, एक बन गया 0 to π/3, एक बन गया हमारा π/3 to π/2। तो अब हमें तो इन्हीं दो इंटरवल्स में हमारे डेरिवेटिव के साइन चेक करने हैं, ध्यान रखिएगा, डेरिवेटिव के साइन चेक करने हैं, यानी कि इसके अगर हुआ पॉजिटिव तो बन जाएगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, अगर हुआ नेगेटिव तो बन जाएगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ठीक है। तो इसके साइन चेक करते हैं। तो सबसे पहले डेरिवेटिव हमारा क्या आया था, सेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 4, याद रखिएगा, साथ में सोल्विंग करें प्लीज। तो सबसे पहले अगर एफ डैश एक्स हुआ ग्रेटर देन 0, तो सेकेंड स्क्वायर एक्स बन गया ग्रेटर देन 4, रेसिप्रोकल किया तो इन इक्वालिटी चेंज हो जाएगी, यहाँ से मिस्टेक हो सकती है, ध्यान रखिएगा। सो कोस स्क्वायर एक्स इज लेस देन 1/4 क्योंकि रेसिप्रोकल हुआ है। सो फिर से स्क्वायर रूट किया तो कोस एक्स इज लेस देन 1/2, क्योंकि पॉजिटिव साइन रखना है। अगर वैसे यहाँ पर मोड एक्स यूज होता है, ठीक है, क्योंकि इनइक्वालिटी है, बट हमें इंटरवल बताया हुआ है 0 to π/2, तो हमें सिंपली सिर्फ पॉजिटिव साइन रखने हैं। अब देखिए 1/2 से छोटी हो कोज की वैल्यू, तो अगर आप लोग कोज 60 से आगे सोल्व करेंगे तो कोज π/2 होता है 0, मतलब कोज एक्स एक डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, तो इसका जो आगे वाला इंटरवल है π/3 to π/2, उसमें ही ये वाली चीज़ अप्लाई होगी। तो इसका मतलब जो हमारा डेरिवेटिव है उसका साइन रहता है पॉजिटिव इन द इंटरवल π/3 to π/2, तो इसका मतलब इसमें आ गया ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है। तो ये इंटरवल्स आप लोग कोज एक्स के ग्राफ से याद रख सकते हैं, ठीक है।
तो ये होता है ऐसे उसका ग्राफ, यहाँ पर एंगल होता है π/4 और यहाँ पर एंगल आ जाता है π/2, ठीक है। तो यहाँ पर होता है 0, तो ऐसे इसकी वैल्यू डिक्रीज करती है, ठीक है। तो इसका मतलब जो इसका दूसरा इंटरवल होगा उसमें ये बन जाएगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, उसमें साइन हो जाएगा लेस देन 0। तो ये आप लोग सिंपली सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे आपको कोई भी फंक्शन यहाँ पर दिया जा सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि आपको रूल्स की अंडरस्टैंडिंग हो। डेरिवेटिव फाइंड करें, डेरिवेटिव को इक्वल्स टू 0 करें, एक्स निकालें, इंटरवल्स को ब्रेक करें और उनमें हमारे डेरिवेटिव के साइन चेक कर लें एफ डैश एक्स के, ठीक है। तो ये बात का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ओके। तो इसके बाद आएगी प्रॉब्लम नंबर 33 जो कि आपकी इंटेग्रल में से होगी, ठीक है। तो इसमें है फाइंड द इंटेग्रल ऑफ x² + 1 ओवर x² + 2 इंटू x² + 3, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो फॉर्म है ये आपकी पार्शियल फ्रैक्शन है, डायरेक्टली एनसीईआरटी में से सम दिया गया है। यहाँ पर सभी जगह पर x का स्क्वायर है, कोई भी x या x³ की वैल्यू कोई भी बिल्कुल नहीं है। तो इसकी पार्शियल फ्रैक्शन बनाने के लिए हम इसे क्या ज्यूम कर लेंगे, हम x² को y ज्यूम कर लेंगे। पहले सब्स्टिट्यूशन बिल्कुल नहीं हो रही है, मतलब यहाँ पर वेरिएबल हम बिल्कुल नहीं चेंज करेंगे, हम जस्ट सिंपली पार्शियल फ्रैक्शन को ईजी बनाने के लिए इसे चूज कर रहे हैं। अब इसकी पार्शियल फ्रैक्शन का मैंने आपको शॉर्टकट बताया हुआ है, आप इंटेग्रल की सभी वीडियोस को वहाँ पर देख सकते हैं अगर आपको बेसिक्स को सीखना है तो, ठीक है। तो सबसे पहले अब हम क्या करेंगे कि इस जो डिनोमिनेटर के दोनों फैक्टर्स हैं, सबसे पहला फैक्टर यूज करेंगे y+2, इसको करेंगे इक्वल्स टू 0, तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास -2। अब इसको छोड़कर यानी कि y की वैल्यू आ चुकी है -2, अब इसको छोड़कर बाकी सभी जगह y की जगह पर क्या यूज कर लेंगे -2, ठीक है। फिर ऐसे ही दूसरे फैक्टर के साथ होगा, अब इसको छोड़कर इसमें से वैल्यू आएगी -3, इन दोनों जगह पर वैल्यू यूज कर लेंगे -3, ठीक है। ये शॉर्टकट है पार्शियल फ्रैक्शन को बनाने का, ठीक है। ये सिर्फ उस टाइम पर अप्लाई होता है अगर कोई भी फैक्टर यहाँ पर रिपीटिंग ना हो, मतलब उसका स्क्वायर ना होता हो, और कोई भी यहाँ पर ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल वाला यानी कि x के स्क्वायर वाला फैक्टर ना हो, सिंपल फैक्टर्स हो, ठीक है। तो ये इसकी बन चुकी है पार्शियल फ्रैक्शन सिंपली। अब यहाँ पर हम अप्लाई करते हैं, y को हमने क्या माना था x², तो उसको हमने यूज़ कर लिया, ठीक है। अब इसका इंटेग्रल होना हमारे लिए काफ़ी इजी है, तो इंटेग्रल में अब इन दोनों वैल्यूज़ को हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इसका इंटेग्रल यहाँ पर अलग करेंगे और इसका इंटेग्रल अब यहाँ पर अलग करेंगे। तो 2 को हमने यहाँ पर क्या लिख लिया, √2 का स्क्वायर, और इसको लिख लिया हमने √3 का स्क्वायर। सो 1/x² + a² का इंटेग्रल क्या होता है, 1/a tan इनवर्स x/a। तो a की वैल्यू है √2, वो हमने यूज कर ली, यहाँ पर 2 तो ऑलरेडी था ऊपर, सो 1/√3 इंटू tan इनवर्स x/√3 + c। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आपको इस प्रॉब्लम को सोल्व आउट करना है। सो नाउ इसके बाद है हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 34। ये है चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ इंटेग्रल में से, ठीक है। सो फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व्स। ये है x² + y² = 4। दिस इज एन इक्वेशन ऑफ द सर्कल, ठीक है। यहाँ से आपको पहचान हो जानी चाहिए। देन y = √3 × x। दिस इज ए सिंपल स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ए ओरिजिन, क्योंकि y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x है, कोई भी कांस्टेंट नहीं है। एंड x एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो सब कुछ हमें बताया गया, हमें 4 चीज़ें बताई गई हैं, इनके बीच का हमें जो भी यहाँ पर एरिया है उसको सोल्व करना है। तो सर्कल का पहले रेडियस निकालें, ठीक है। ये जो सर्कल की सिंपलेस्ट फॉर्म है, इसका सेंटर क्या होगा 0, 0 पॉइंट, और 4 का स्क्वायर रूट कर दें तो हमें रेडियस मिल जाएगा 2, ठीक है। तो मतलब इसका जब आप लोग ग्राफ बनाएंगे वही सबसे इंपॉर्टेंट काम है, ठीक है। तो अब यहाँ पर ध्यान से देखिए कि सर्कल हमने बनाया है, इसका रेडियस रखा है 2, तो यहाँ पर 2 में से पास होगा और यहाँ पर भी 2 होगी लेंथ, इस तरफ भी इस तरफ भी, ठीक है। तो सभी और मतलब सभी एक्सिस पर इसकी लेंथ 2 रहेगी, मतलब यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी और इस साइड भी, ठीक है। तो ये हमने बना लिया सर्कल।
अब बाद में है ये स्ट्रेट लाइन, तो y इज इक्वल्स टू √3x है, ये हमारी यहाँ से पास होकर जाएगी फ्रॉम द ए ओरिजिन, ठीक है। और फिर था x एक्सिस, यानी कि ये वाला x एक्सिस, और इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो हमें ये वाला पूरा यहाँ पर एरिया सोल्व करना है। अब इसकी सोल्विंग के लिए अब हमें यहाँ पर क्या ध्यान रखना है, ठीक है, ध्यान से देखिए कि यहाँ तक तो आ रही है स्ट्रेट लाइन और यहाँ से बन रहा है सर्कल, मतलब यहाँ से इसके दो पार्ट हो जाएंगे। हमें इन दोनों की इंटरसेक्शन की x की वैल्यू सोल्व करनी पड़ेगी, क्योंकि इंटेग्रल 0 से शुरू होगा और यहाँ तक जाएगा, फिर यहाँ से शुरू होकर आगे 2 तक जाएगा, ठीक है। इन दोनों इक्वेशंस की इंटरसेक्शन सोल्व करते हैं। तो ये थी सर्कल की इक्वेशन, ये थी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन। y की वैल्यू यहाँ पर यूज कर देते हैं √3x, इसका स्क्वायर करें वो बन गया 3x स्क्वायर, इन दोनों को ऐड किया तो x बन गया आपका +-1। हमें चूज करना है इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो हमने चूज कर ली वैल्यू ओनली +1, ठीक है। तो हमारी x की वैल्यू आ चुकी है +1, यानी कि ये जो a पॉइंट है दिस इज 1,0। सो नाउ अब हमारा इंटेग्रल, इसका मतलब अब यहाँ पर क्या बनेगा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, ध्यान से देखिए। 0 से लेकर जाएगा सबसे पहले 1 तक, और इक्वेशन हमारी यूज होगी स्ट्रेट लाइन की। सो y फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन 1, जो हमने यहाँ पर रिज्यूम किए थे 1 and 2 dx, इंटेग्रल होगा 0 to 1। ओनली x को आप लोगों ने यहाँ पर देखना है कि x कहाँ से लेकर कहाँ तक चेंज हो रही है। बाद में 1 से लेकर 2 तक इक्वेशन यूज होगी यहाँ पर सर्कल की। दोनों इक्वेशंस में से आपको y को सोल्व कर लेना है। तो सर्कल में से y को सोल्व करेंगे तो 4 - x² का स्क्वायर रूट आ जाएगा, यहाँ से आपको y को सोल्व करना है, ठीक है। तो सर्कल की इक्वेशन में से y को सोल्व कर लें, और स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन में से वो तो सोल्व ही है √3x, इसके लिए हमने सोल्व कर लिया y-4 - x² का स्क्वायर रूट, इसका इंटेग्रल करें, और इसका इंटेग्रल क्या होता है a² - x² का, दैट इज x/2 इंटू a² - x² प्लस a²/2, यहाँ पर a² है 4, तो a² आ चुका है 4, मतलब आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 2² - x² का स्क्वायर रूट, ठीक है। तो a²/2 साइन इनवर्स x/2, तो इंटेग्रल है 1 to 2। अब आपको अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट्स को यूज कर इसकी सिंपल सोल्विंग करनी है। तो आंसर आपका आ जाएगा 2π/3 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। तो प्लीज़ साथ में सभी प्रॉब्लम्स को सोल्व करते जाएं, आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। इसी में एक ऑप्शन में था सम, दैट इज वेरी वेरी सिंपल, फाइंड द एरिया ऑफ द एलिप्स। इस एलिप्स का एरिया फाइंड करना है यूजिंग इंटीग्रेशन। तो एलिप्स को पहले इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं। तो हमने क्या किया, 36 को इन दोनों के साथ इस साइड पर आकर डिवाइड करवा दिए, तो ये सोल्व होकर बच गया 4, तो 4 को हमने लिख लिया 2 का स्क्वायर। तो ये बन गई हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स, ठीक है। तो एक्स एक्सिस पर कितनी आ जाएगी, यहाँ पर लेंथ 6 और वाई पर आ जाएगी 2। तो इसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने इसका ग्राफ बनाया है, ठीक है। तो ग्राफ बनाना आपके लिए इसलिए ज़रूरी है ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए, ठीक है। तो ग्राफ बना लिया हमने, इस तरफ है 6, इस तरफ है 2। तो यहाँ पर हमें कंप्लीट एलिप्स का एरिया फाइंड करना है। एलिप्स एक सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होती है, तो अगर हम इसको एक क्वाड्रेंट में भी सोल्व कर लेते हैं तो बाकी के सभी में भी सेम एरिया ही मिलेगा। सो इसलिए हमने यहाँ पर अब क्या किया, 0 से शुरू हुए और यहाँ तक x की वैल्यू जाएगी 6। सो 0 to 6 y फ्रॉम द एलिप्स इंटू dx, इसको हमने 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि ये सभी 4 पार्ट हैं, चारों का एरिया सेम रहेगा। सो एलिप्स में से y को सोल्व करें, एलिप्स की इक्वेशन में से, ये थी एलिप्स की इक्वेशन, यहाँ से हमने y को सोल्व आउट कर लिया। वो वैल्यू हमने यहाँ पर यूज़ की ओनली प्लस साइन, क्योंकि हम सोल्व कर रहे हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इसके इंटेग्रल का फार्मूला फिर से सेम लगेगा जो हमने ऊपर यूज़ किया था, ठीक है। इसका इंटेग्रल, सो x/2 a² - x² प्लस यहाँ पर आ जाएगा a²/2 साइन इनवर्स x/6। तो फिर से आपको अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यूज़ कर आंसर आ जाएगा आपका 12π स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। तो सिंपल सी बात है
एक बार आप लोगों ने यहाँ पर ग्राफ बनाना है, आपको इक्वेशंस की अंडरस्टैंडिंग हो कि एलिप्स की क्या इक्वेशन होती है और सर्कल की क्या होती है। सर्कल में क्या होता है कि एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर के कोफिशेंट होते हैं 1 और जो भी होती है कांस्टेंट टर्म सिर्फ दूसरी साइड पर होती है। बट एलिप्स में अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखेंगे दोनों के कोफिशेंट अलग अलग होंगे, ठीक है, डिफरेंट होंगे, तो इसलिए हम उसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन ये वाली बनाते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं 35th प्रॉब्लम, दैट इज फ्रॉम द डिफरेंशियल इक्वेशंस। ठीक है, सो फाइंड द जनरल सोल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है आपको इसकी फॉर्म पहचाननी है। तो सबसे पहले हम वेरिएबल सेपरेट वाली फॉर्म अप्लाई करने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। तो मैं इसको एक तरफ रख लेता हूँ और इस टर्म को दूसरी तरफ रख लिया। बट अब यहाँ से वेरिएबल बिल्कुल नहीं सेपरेट हो रहे क्योंकि इस टर्म में वाई एंड एक्स स्क्वायर दोनों हैं। ठीक है, तो फिर हम क्या करते हैं, फिर हम डी वाई बाई डी एक्स को ही सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो फिर हमने डी वाई बाई डी एक्स को सोल्व आउट कर लिया यहाँ से। तो डी वाई इस तरफ, डी एक्स आ गया ओवर में, तो एक्स उस तरफ जाकर ओवर में चली गई, ये फॉर्म बन गई। अब ये हमारी होमोजीनियस भी बिल्कुल नहीं है क्योंकि यहाँ पर x की पावर 2 है और यहाँ पर 1 और इसकी भी 1 है। तो थर्ड फॉर्म कौन सी बचती है, दैट इज द लीनियर इक्वेशन। तो इसलिए मैंने x को इसके साथ अलग डिवाइड और इसके साथ अलग डिवाइड किया, ये बन गया। y ओवर x को दूसरी साइड पर लेकर जाते हैं, सो दिस बिकम्स दिस वन। तो इसको अगर हम करते हैं कंपेयर विद स्टैंडर्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, दैट इज डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। तो हमारी p की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से देखिए, इसको छोड़ दीजिए सिर्फ y को, दैट इज -1 ओवर एक्स, और q की वैल्यू आ गई 2x। इसमें रूल क्या होता है, सबसे पहले हम सोल्व करेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर को। ठीक है, सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू ई रेज टू पावर इंटेग्रल ऑफ p dx। तो p की वैल्यू लगाएं, दैट इज द -1 ओवर एक्स। तो 1 ओवर एक्स का इंटेग्रल log mod x और आगे है माइनस। अब जो इसके आगे है वैल्यू वो जाएगी ऊपर इसकी पावर में, तो ये बन गई x की पावर -1। ई रेज टू पावर है log, ये दोनों आपस में सोल्व हो जाते हैं, बट हमें ऐसे इसे रिप्रेजेंट बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, कैंसलेशन आपको शो नहीं करनी है, जस्ट इसे अगले स्टेप में हटा दें। तो ये जो भी इसके अंदर होगा वही सिर्फ यहाँ पर बच जाएगा x का इनवर्स। ठीक है, तो अब हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ चुका है, x का इनवर्स यानी कि 1 ओवर x। ठीक है, सो नाउ इंटीग्रेटिंग फैक्टर को सोल्व करने के बाद हम क्या करते हैं, हम इसका सोल्यूशन निकालते हैं। तो सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज इक्वल्स टू, ठीक है, जो ये वाली फॉर्म होती है उसमें क्या होता है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटेग्रल में q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया यहाँ पर x का इनवर्स, और ये q की वैल्यू हमने ऊपर निकाली थी 2x, ये आ गया x का इनवर्स। अब देखिए x एंड 1 ओवर एक्स एक दूसरे के साथ सोल्व हो गए, 2 आ गया बाहर, तो यहाँ पर बचा ओनली dx, dx का इंटेग्रल ओनली x, तो ये बच गया y अपॉन x इज इक्वल्स टू 2x प्लस सी। तो इसके आगे आप लोग इस x को इस साइड पर मल्टीप्लाई करवा दें, वो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आपके लिए सेक्शन 4th ऑफ द CBSE सैम्पल पेपर। ठीक है, इसी पर बेस्ड आपका बोर्ड एग्ज़ाम भी बनने वाला है। सेम ऐसी ही प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, आपको सिर्फ रूल्स को और मेथड को अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और बाकी के सभी पार्ट्स भी जो सेक्शन 5 और सेक्शन 1, 2, 3 हैं वो सभी आपको हमारे इस चैनल पर मिल जाएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।